नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे दो सहयोगी गायत्री और वैभव भी इस बुलेटिन में मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन 9 बजे की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दे, पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को खुली चुनौती दी और कहा है गारंटी दे कि आप धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं देंगे। दरअसल आरक्षण को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से ये कहा है कि इस बात की आशंका है कि जो SC, ST, OBC का आरक्षण है उस पर डाका डाला जाएगा, उसे छीनकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, माइनॉरिटीज को दे दिया जाएगा। और अब एक बार फिर आरक्षण को लेकर चुनौती दी पीएम ने और कहा कि INDI गठबंधन लिखित में गारंटी दे कि कभी पिछड़ों का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करे। दूसरी घोषणा करे, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पण भाइयों, तमे गुजरातीओ मने मोटो करो छे, तमे चिंता करो। हा, एमनो खेल पूरो ज आ वखते। इंडी गठबंधन की मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करे। दूसरी घोषणा करे, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पण भाइयों, तमे गुजरातीओ मने मोटो करो छे, तमे चिंता करो। हा, एमनो खेल पूरो ज आ वखते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर अमित शाह बरसे हैं और अमित शाह ने इस बात को लेकर कहा कि अगर हैदराबाद में माधवीलता चुनाव जीतती हैं तो हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाई जाएगी। रजाकारों के प्रतिनिधि इस वक्त संसद में बैठे हैं। 40 साल से हैदराबाद को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हैदराबाद को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में किसी को भी छूने की हिम्मत नहीं है। यह बात अमित शाह ने कही चुनावी रैली में। बहन माधवीलता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। भाइयों और बहनों, मैं कहकर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। आप करेंगे? माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। तो हैदराबाद का रण जो है वो अब और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी लगातार ओवैसी को निशाने पर ले रही है, तो ओवैसी ने भी किया पलटवार और कहा कि नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
ये भी कहा कि मुस्लिम ना तो वोट बैंक थे और ना ही वोट बैंक रहेंगे। मुस्लिम ना कभी वोट बैंक था ना रहेगा, कह रहे हैं ओवैसी। हैदराबाद सीट पर कड़ी टक्कर है। आपको बता दें, बीजेपी की माधवीलता और ओवैसी आमने सामने है और लगातार जारी है जुबानी जंग का दौर। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला किया और यह कहा कि नफरत पैदा की जा रही है। मुस्लिम ना कभी वोट बैंक था ना रहेगा। तो हैदराबाद सीट पर कड़ी टक्कर, माधवीलता ओवैसी आमने सामने। ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। पार्लिमानी इलेक्शन बहुत ही अहम और तारीख साज इलेक्शन होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। रिजर्वेशन मुसलमानों का मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। क्या 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम अकलियत को तेलंगाना में मिल रहा है, क्या वो दलितों का हक छीन कर मिल रहा है? क्या वो हमारे ओबीसी भाइयों के हक छीन कर दिया जा रहा है? नहीं। मगर नरेंद्र मोदी बात करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत फैलाना है और मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। से देखते हैं यहाँ पे आप सिचुएशन, अमित शाह जी आ रहे हैं, पब्लिक रोड शो होना है। भैया ये रोड शो जो है हमारे सारे हैदराबाद पार्लियामेंट के भाई बहनों का जोश है। बस आप देखिए, इतना जोश है भरे हुए। देखिए देखिए देखिए। I'll ask my video journalist to pan around and show the visuals there, how people are enthusiastic about the road show which is happening. मैम, 10 दिन बाकी है कैंपेनिंग के लिए, किस तरह से चल रहा है तैयारी आपका? दशावतार का जैसा हर दिन एक अवतार हो जाएगा। कितने कॉन्फिडेंट है आप? और अमित शाह जी अभी आएंगे, रोड शो करेंगे, हाँ, पहली बार हो रहा है ये। हाँ जी। हमारे इधर इस बीच तमाम पार्टियों की तरफ से अभी भी प्रत्याशियों का ऐलान जारी है। बीएसपी की तरफ से 6 नए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जैसे आपको बता दें, 6 नामों में 6 अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग सीटों के। ये हम आपको नाम बता दें। इसमें कैसरगंज से नरेंद्र पांडे हैं, गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा बीएसपी के प्रत्याशी होंगे, बाराबांकी से शिव कुमार और आजमगढ़ से मशहूद अहमद, डुमरियागंज से नदीम मिर्जा और संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट दिया गया है। 6 नए प्रत्याशियों का ऐलान, 6 नए कैंडिडेट का ऐलान किया है बीएसपी ने। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट, डुमरियागंज से नदीम मिर्जा, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे। तो आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है और बीएसपी ने इसके तहत छठी लिस्ट जारी कर दी है। 6 नए नाम इसमें शामिल हैं और वो हम आपको कौन कौन से संसदीय सीटों से नाम है ये भी आपको बता रहे हैं। तो बीएसपी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वो लगातार मीडिया से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आखिरी घंटे में भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी तो कैसरगंज बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आज प्रत्याशी के नाम के ऐलान पर मुहर लग सकती है और जिस प्रत्याशी के नाम के ऐलान पर मुहर लगेगी, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख यानी आज से कल के अंदर ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। यह बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। कैसरगंज जिस सीट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और अब आज ऐलान संभव है। और आपको बता दें कैसरगंज सीट पर आखिरकार सस्पेंस क्यों बना हुआ है। बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान सांसद हैं, इलाके के दमदार नेताओं में वो शामिल हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप लगे हैं। आरोपों की वजह से टिकट देने में बीजेपी हिचक रही और इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह।
आपको बता दें एसपी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को उतार दिया कैसरगंज से, लेकिन बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने सस्पेंस बनाया हुआ है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, कैसरगंज पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि एक तरफ अब ज्यादा समय बचा नहीं है नॉमिनेशन फाइल करने का। आज तो बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आते। और देखिए कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ सीट भी रही है, क्योंकि यहाँ पे बिना संघर्ष के ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बलबूते चुनाव जीतते रहे हैं। उनका अच्छा खासा प्रभाव है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं, सरकार के कामकाज है, उसका असर भी वहाँ पर दिखता है साफ तौर पर। ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने कामकाज भी बहुत ज्यादा है और शायद यही वजह कि बीजेपी पसोपेश में फंसी हुई है। कल तक का वक्त है बीजेपी के पास नाम के ऐलान करने को लेकर। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर पसोपेश में है कि अगर नाम का ऐलान कर दिया जाए तो कहीं महिला वोटर यहां पे बिदक ना जाए, हरियाणा में चुनाव कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके चलते वेट एंड वॉच की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जो डेट है वो लगातार आगे बढ़ रही है। बीएसपी ने अपनी ओर से प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि पहले बीजेपी ऐलान करे, इसके बाद अपना प्रत्याशी खड़े करें हम। तो झुकी गोंडा सीट जो है वो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट है, लेकिन अगर ब्रजभूषण को टिकट मिलता है तो समीकरण और होंगे, अगर नहीं मिलता तो समीकरण और होंगे। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि कल तक का समय बचा हुआ है, कल शाम 5 बजे तक नाम का ऐलान करना है। अब ब्रजभूषण सिंह के नाम का ऐलान किया जाएगा या किसी निर्दलीय को लड़ाया जाएगा या कोई नया चेहरा निकल के सामने आएगा या ब्रजभूषण खुद यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए अनामिका, बहुत सारे सवाल हैं और ये तय है कि आज या फिर कल दोपहर तक इन तमाम सवालों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात अब अमेठी और रायबरेली की करेंगे क्योंकि इन दोनों सीटों पर भी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख कल ही है। यानी कि 3 सीटें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जो सीटें सबसे ज्यादा हॉट है और इन सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चयन न होना अपने आप में कहीं ना कहीं से यह कहता है कि सभी पार्टियां शायद एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं कि वो अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करें। और ये तय है, सभी पार्टियों ने रणनीति बना रखी है कि अगर कोई पायलट उम्मीदवार भी उस सीट से उतरता है तो कैसे उसे जनता के बीच ले जाना है, कैसे चुनाव प्रचार करना है। इन तमाम तैयारियों के जरिए वोटरों तक पहुंचने की हर एक कोशिश, मुमकिन कोशिश की जा रही है हर एक दल की तरफ से। और सबसे अहम यह है क्योंकि कॉर्पोरेट कॉम्बिंग भी जो है वो सभी दल कर रहे हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए। और अब कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं रायबरेली से। राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली अमेठी, इतना कंफ्यूजन क्यों कांग्रेस में बना हुआ है? अगर लड़ना है तो लड़ें या फिर नहीं लड़ना है तो ना लड़ें। ये सवाल अब जनता पूछ रही है कि आखिरकार क्यों रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया हुआ है। राघवेंद्र, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। आज अमेठी और रायबरेली में घर घर में सिर्फ यही चर्चा है कि आखिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और ये अमेठी रायबरेली के इतिहास में, यानी देखा जाए 5 दशक के इतिहास में पहली बार यह ऐसा देखा जा रहा है कि इनके अभी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं, जबकि कल नामांकन का लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है। आप सोचिए कि कल 3 बजे के बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और आज 2 मई है और आज तक अभी उम्मीदवार का पता नहीं है। लोग रात भर बैठे रहे, मैं स्वयं लगभग 2 बजे रात तक जगा हूं। हो सकता है कि रायबरेली अमेठी की सीट आए तो क्या राजनीति किस ओर करवट लेगी, उस पर मैं कुछ रणनीति के तहत कुछ सोचूं कि आखिर कल क्या करना है। लेकिन रात पूरी निकल गई और हमसे भी ज्यादा इंतजार उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली की जो कांग्रेस की जो जनता है वह कर रही है, लेकिन वह लिस्ट नहीं आई। अभी तक लगभग 9 बज चुके हैं, लिस्ट का कोई अता पता नहीं है। अभी नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। चूंकि नामांकन सिर्फ एक नामांकन प्रोसेस नहीं है, बकायदे उसके लिए पूरा कागज लिया जाता है, 3 से 4 सेट पेपर लिए जाते हैं, बकायदे उसको भरा जाता है, कोई गलत जानकारी नहीं होती है, उस पर साइन होती है। राघवेंद्र, अब ये देखना होगा कि
बीती रात जो खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने दोनों से बात की है और उन दोनों को आदेश दिया है कि दोनों रायबरेली और अमेठी से लड़े, उसके बाद क्या नतीजा होता है, क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई यानी कल है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों का पता नहीं है। इनमें 2 सीटें न सिर्फ सबकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं, बल्कि सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि ये तो परिवार का गढ़ है। तो आखिर इस पर इतना सस्पेंस क्यों है, इसे लेकर इतना डर क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है। बैठक पर बैठक,